हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। एंड इस ईयर की हम लोगों की पहली क्लास है और बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, विश ऑल माय स्टूडेंट्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी, प्रॉस्परस, खुश रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भर भर के सेलेक्शंस दीजिए। इस बैच से सिलेक्शन चाहिए और इस बैच के बच्चे मुझे सिलेक्शन देंगे भी, क्योंकि बैच तो इस मंथ के लास्ट तक मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। आपके पास टाइम है प्रैक्टिस के लिए। ओके, यू हैव एम्पल टाइम फॉर प्रैक्टिस। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो आपके पास काफ़ी टाइम है। ये कंप्लेन नहीं है कि मैम बैच खत्म करते साथ तो हमारा एग्जाम आ गया है। टाइम है, काफ़ी टाइम है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रेपोजिशन। अब हमारे पास छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। हाँ, आज गलती से ना वो वाला ब्लैक वाला स्लाइड नहीं डल पाया। बस आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। वो जो ब्लैक वाला ब्लैक बोर्ड हो जाता है ना, ब्लैक स्लाइड, आपका बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर रहता है, गलती से नहीं हो पाया। ओके तो कोई टेंशन नहीं, कल मैं बोल दूंगी विकास। क्लास शुरू होने का टाइम हो गया था, नहीं हो पाया था, डोंट वरी। इसको मैं ब्लैक कलर करवा दूंगी, नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। ओके। आज बहुत सर्दी है, सही बोल रहे हो, आज भी सर्दी है, कल भी सर्दी थी, बहुत ठंड है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय चैंपियंस। अच्छे से पढ़ाई करिए। न्यू ईयर में कुछ तो नया होना चाहिए ना, अपना रूटीन बदलिए। ओके, जिन बच्चों को लगता है ना कि टाइम कम है, मैम 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो अपने आप को चेंज करिए। टाइम तो चेंज नहीं हो सकता, 24 घंटे पिछले साल भी था, इस साल भी रहेगा। अपने आप को बदलिए, ठीक है। अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना मतलब टाइम को थोड़ा मैनेज कर लेना है, हो जाएगा। चलो स्टार्ट किया जाए। আমি ভালো আছি ম্যাম। मैडम কেমন আছো? আমি ভালো আছি। ओके चलो, अब स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रेपोजिशन। ओके, विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे। प्रेपोजिशन स्टार्ट करेंगे और ये ब्लैक बोर्ड आपका आ जाएगा, नॉट टू वरी। हाँ, प्रेपोजिशन। ओके, यस। प्रेपोजिशन में, ओके, प्रेपोजिशन में आपको एक तो मेन प्रेपोजिशन पढ़ना ही है, जो मैं अभी यहाँ पे पढ़ाऊंगी। प्रेपोजिशन में एट, इन, ऑन, वो सब पढ़ना है। बट प्रेपोजिशन में एक और चीज पढ़ना है, दैट इज फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स भी प्रेपोजिशन का ही हिस्सा है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स और आपको प्रेपोजिशंस पढ़ना है। ओके, फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब पढ़ना है। एक बार मुझे पूछ लेना है, ओके, एक बार मुझे पूछ लेना है कि आप लोगों के पास फिक्स प्रेपोजिशन या फ्रेजल वर्ब का शीट दिया है कि नहीं, ठीक है। एक बार पूछ लेना है कि फिक्स प्रेपोजिशन, और एक बार बताना। एक बार विकास, एक मिनट सुनना जरा, एक मिनट। इन लोगों के बैच में फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब का शीट गया है, दे देना दोनों को ईबुक वाला। ठीक है। ईबुक वाला ही डाल दो, पढ़ते रहेंगे। कौन सा वाला डालो? ग्रामर बैच में। ओके, तो हाँ, नहीं दिया है ना, मैंने बोल दिया विकास को कि हम लोग का ई बुक वाला जो फिक्स प्रेपोजिशन है ना, ठीक है, एक ई बुक में फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब है, वो मैं आपके बैच में शीट डलवा देती। ओके, हाँ, नहीं मिला है ना, तो हाँ, नहीं इसलिए नहीं मिला है क्योंकि प्रेपोजिशन चैप्टर आज ही से शुरू हो रहा है। बाकी जो प्रेपोजिशन है ना, मैं तो यहाँ पे पढ़ा ही रही हूँ, बाकी पढ़ा ही रही हूँ। मैं आपके बैच में फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब का ई बुक डलवा देती हूँ, और उससे ज़्यादा तो आप पढ़ ही नहीं सकते हो। ओके, इस बैच में फिक्स प्रेपोजिशन रटना है, ठीक है। ये सब में ना कोई ट्रिक्स नहीं होता, इसका नाम ही है फिक्स प्रेपोजिशन। ये वर्ड अपने साथ ये प्रेपोजिशन लेना है। तो ये मैं आज विकास को मैंने बोल दिया है कि इसका ई बुक आपके बैच में डलवा दिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके, सबको मिल जाएगा, वो डाल देगा आपका पीडीएफ सेक्शन में, सबको मिल जाएगा। चलो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रेपोजिशन।
व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन होता क्या है? इसको छोड़ो, यहीं से पढ़ाती। फिक्स प्रेपोजिशन वैसे मैंने यूट्यूब पे भी करवाया है, और कुछ यूट्यूब पे जितना करवाया है उससे एक्स्ट्रा ई बुक में है, तो वो आप रटने का काम शुरू करो। फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब रटने का काम शुरू करना है, उसका मैं शीट आपको डलवा दूंगी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। प्रेपोजिशन, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेपोजिशन? अब ध्यान से सुनिए, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक, संबंधवाचक। प्रेपोजिशन का काम होता है रिलेट करना, कंजंक्शन का काम होता है जोड़ना, और प्रेपोजिशन का काम होता है रिलेट करना। जो हमारे स्टूडेंट्स न्यू है इस बैच के लिए, यहीं से बैच को स्टार्ट करिए। जैसे इस बैच में प्रेपोजिशन बचा हुआ है, एडवर्ब बचा हुआ है, एडजेक्टिव बचा हुआ है, नाउन और प्रोनाउन बचा हुआ है, तो आप इसको लाइव कर लीजिएगा, और जो छुटा हुआ है उसका सारा रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। आपके पास पूरा बैच 1 साल तक रहने वाला है, 1 साल में तो आप सब कवर कर ही लो। तो व्हाट आर प्रेपोजिशंस? प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। रिलेट करता है, प्रेपोजिशन क्या बताता है? संबंध बताता है, ठीक है, रिलेट करता है। फिर आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये क्लियर नहीं हुआ। रिलेटिंग वर्ड्स का मतलब होता है रिलेट करना, संबंध बताना, क्या संबंध, किससे क्या रिलेट करता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले देख लो, प्रेपोजिशन को तोड़ते हैं। प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन इज इक्वल टू प्रेपोजिशन। प्री का मतलब क्या है? प्री का मतलब है पहले, प्री इज बिफोर, ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर। और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, स्थान। तो प्रेपोजिशन का स्थान किसके पहले होता है? ओके, इसका नाम ही पड़ा है प्री प्लस पोजीशन। प्री इज पहले और पोजीशन का मतलब है स्थान। इसका स्थान किसके पहले होता है? तो ये जो प्रेपोजिशन लगता है किसके पहले लगता है? ये जो प्रेपोजिशन लगता है किसके पहले? नाउन और या प्रोनाउन के साथ। इट इज यूज्ड विथ नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है प्रेपोजिशंस, इसीलिए इसका नाम प्रेपोजिशन मतलब इसका पड़ा। इसका स्थान किसके पहले होता है? ये किसके पहले लगता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले, या नाउन और प्रोनाउन के साथ लगता है। जैसे लिखा, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, उसको चाय पसंद है। और मैंने लिखा, ही इज फॉन्ड ऑफ हिम, हर को पसंद करता है। तो देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन है? यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ है, और टी क्या है? नाउन। तो प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? प्रेपोजिशन नाउन से पहले लगता है। हर क्या है? शी का ही हर बनता है, प्रोनाउन है। तो प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? नाउन या प्रोनाउन के साथ। यस, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में याद रखना है कि इसका नाम प्रेपोजिशन क्यों पड़ा, क्योंकि इसका पोजीशन पहले होता है। किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले। यहाँ जो ऑफ प्रेपोजिशन है प्रोनाउन से पहले लगा है, यहाँ नाउन से पहले लगा है। अब मैंने लिखा, ही इज फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे रब कर रही हूँ, इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, उसको स्विम करना पसंद है। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो प्रेपोजिशन है, इसको आपने कैसे नाउन मान लिया? जब मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन होता है। किसके रूप में? जीरेंड के रूप में। तो प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड भी लग सकता है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड भी लग सकता है, क्योंकि जेरेंड भी तो नाउन ही होता है। और प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, आईएनजी फॉर्म वाला नाउन चाहिए, चाइनीज नाउन, नकली नाउन या असली नाउन भी हो सकता है। और प्रेपोजिशन के साथ प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन। और दूसरा चीज याद रखना है कि ये जो प्रेपोजिशन होता है ना, इसका सब्जेक्ट नहीं होता है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ना, इसको मैंने फर्स्ट डे पढ़ाया है, एक ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है और एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ प्रेपोजिशन के बाद जो ये नाउन आया है जीरन के रूप में, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
यहाँ जो टी आया है ये भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ जो प्रोनाउन आया है वो भी तो ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आए वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा, चाहे वो नाउन के रूप में होगा या प्रोनाउन के रूप में होगा। ठीक है, पूरा फ्रेजल वर्ब शिवम आप यूट्यूब से देख लेना। ठीक है, पूरा फ्रेजल वर्ब, क्योंकि यहाँ फ्रेजल वर्ब पढ़ने चलोगे तो आपका 1-2 महीने लग जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे अपने हिसाब से आप स्पीड बढ़ा के ओके वहां पे जाके पूरा फ्रेजल वर्ब मैंने एकदम यूट्यूब पे डिटेल में पढ़ाया है। और यूट्यूब से जितना पढ़ाया है ना, जो पढ़ाया है वही वाला कंटेंट आपके ई बुक में डाला है। ओके, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जाके धीरे धीरे करके एक एक फ्रेजल वर्ब देखते जाइए। फ्रेजल वर्ब पढ़ाया भी है, या उसके बाद फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेशंस करवाया है वो सब ढूंढ के कर लीजिएगा। कुछ ऐसी चीजें ना डिटेल में पूरा पढ़ने के लिए आपको एक मतलब 2-3 महीने टाइम देना होता है। इस बैच तो पूरे ग्रामर के बैच में 3 महीने में तो पूरा ग्रामर हो रहा है, 2-3 महीने आप फ्रेजल वर्ब कहाँ से पढ़ लोगे इस बैच में? यूट्यूब से कर लेना। आपको मतलब ही है ना कंटेंट, चाहे यूट्यूब से करिए, पेड बैच में तो मैं आपका करवा ही रही हूँ, बट कुछ चीजें ऐसी होती है कि कहीं पे बहुत ज्यादा टीचर आपको वही बताएंगे ना, टीचर को भी तो पता होता है कि ये चीज मैंने यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छे से ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वहां से देख लेना। बहुत डिटेल में पढ़ाया और काफी टाइम लिया था। आप वो भी देख लेना, फ्रेजल वर्ब का लेसन्स। ठीक है, फ्रेजल वर्ब पे जाके लेसन्स पहले देखना, और उसके बाद मैं बार बार फ्रेजल वर्ब का मैंने प्रैक्टिस भी करवाया, प्रैक्टिस भी कर लेना। पार्ट ऑफ स्पीच में उसको नाउन ही बताएंगे, उसको वर्ब नहीं बताएंगे शिप्रा। अगर पार्ट ऑफ स्पीच जीरेंड का पूछ दिया ना तो वो नाउन ही है, तो वो वर्ब बट काम करता है नाउन का। मेरे भाई ने सिर्फ आपके यूट्यूब क्लास से बिहार टीजीटी क्लियर कर लिया है। यूट्यूब पे बहुत डिटेल में है फ्रेजल वर्ब्स। ओके, तो हमें पता चल गया कि प्रेपोजिशन होता क्या है। अब दूसरी बात बोलोगे कि मैम ये प्रेपोजिशन रिलेट किसको करता है, मतलब ये रिलेशन वाला नहीं समझ में आया, क्या ये रिलेशन का क्या सेंस है? ये देखो, ये सब सेंटेंसेस पहले देखना। यहाँ पे ये प्रेपोजिशन, यहाँ पे डबल एफ वाला प्रेपोजिशन, ठीक है, और यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन। ठीक है, तीनों और सबसे पहले याद रखना कि प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? नाउन से पहले। ये म्यूजिक नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नाउन से पहले प्रेपोजिशन। द स्टेयर्स, द लगा है, द सीढ़ियों की बात हो रही है, सीढ़ियों से गिर गया, ये भी नाउन है। द लगा है, नाउन है। तो सबसे पहले तो प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? नाउन से पहले लगता है। ठीक है, ये आप दो तरह से पढ़ सकते हो, प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, या प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन ही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन होगा। अब दूसरी बात, ये प्रेपोजिशन तो नाउन से पहले लगा है, अब ये रिलेशन बता रहा है। प्रेपोजिशन से रिलेट करता है। रिलेट करने का मतलब क्या है? ये रिलेशन बताता है। हो सकता है वाक्य में ये नाउन का रिलेशन नाउन से बता सकता है, कभी कभी नाउन का लगता तो ये नाउन प्रोनाउन से पहले है ना, कभी कभी नाउन से पहले लग के ये नाउन का रिलेशन वर्ब से भी बता सकता है, कभी कभी नाउन का रिलेशन एडजेक्टिव से भी बता सकता है, कभी कभी नाउन का रिलेशन एडवर्ब से भी बता सकता है। तो ये कंजंक्शन की तरह वफादार नहीं है। कंजंक्शन तो बहुत फेथफुल टॉपिक है, बहुत वफादार है, नाउन को नाउन से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा। बट ये जो कंजंक्शन है ना, ये किसी का रिलेशन किसी से भी बना देता है, किसी से भी किसी को रिलेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये म्यूजिक तो नाउन है, वो म्यूजिक का क्या है? वो म्यूजिक का शौकीन है। ठीक है, ये वो म्यूजिक का शौकीन है, तो ये जो फॉन्ड वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है।
अब देखो ये जो प्रेपोजिशन है किसको जोड़ रहा है, ये म्यूजिक को ही से नहीं जोड़ रहा है, ही म्यूजिक नहीं है, ही जो है वो म्यूजिक का शौकीन है। तो यहाँ क्या जो प्रेपोजिशन है किसको किससे जोड़ रहा है, ये जो ऑफ प्रेपोजिशन है जोड़ नहीं रहा है, किसको किससे रिलेट कर रहा है, एडजेक्टिव को नाउन से। तो यहाँ के प्रेपोजिशन ने नाउन को एडजेक्टिव से रिलेट किया, क्योंकि म्यूजिक का, इस म्यूजिक का वो शौकीन है। दूसरा ये स्टेयर्स नाउन है, तो और ये ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ये ऑफ क्या बता रहा है, वो स्टेयर्स का मतलब है सीढ़ियां, ही की विशेषता नहीं पड़ा बता रहा है, वो सीढ़ियों से गिर पड़ा, स्लिप हो गया। ये जो प्रेपोजिशन है स्लिप और सीढ़ी के बीच का रिलेशन बता रहा है, तो स्लिप टू वर्ब है। तो यहाँ के प्रेपोजिशन ने नाउन को किससे जोड़ा, यहाँ जो स्टेयर्स है नाउन, यहाँ जो डबल एफ वाला प्रेपोजिशन है नाउन को वर्ब से जोड़ा। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल नाउन है, तो ये जो ऑन है, बुक कहाँ पर है, कौन सा चीज टेबल पर है, बुक है, तो यहाँ बुक भी नाउन है। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने नाउन को नाउन से जोड़ा, ठीक है, नाउन को नाउन से जोड़ा, और यहाँ प्रेपोजिशन ने नाउन को वर्ब से जोड़ा, यहाँ प्रेपोजिशन ने नाउन को एडजेक्टिव से रिलेट किया। कल से ना मैं इसका स्लाइड ब्लैक करवा दूंगी, आज नहीं हो पाया, न्यू ईयर की छुट्टी हो गई थी, याद नहीं था कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है, उसको ब्लैक स्लाइड में डालना है। अपने आप को शेड्यूल करिए, ठीक है, अपने आप को एकदम शेड्यूल करिए, नए साल में कुछ तो अपने अंदर बदलाव लाना होता है ना। ठीक है, फर्स्ट थोड़ा 1-2 दिन आपको प्रॉब्लम होगा, बट धीरे 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 होते जाएगा। सुबह थोड़ा सा अपना काम जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे ना आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। कल से मैंने भी अपने आप को बदल लिया है। प्रेपोजिशन परफिडियस है, हाँ गद्दार है। ओके आ जाओ, अभी और भी मिलेगा। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, आप देखो दोनों सेंटेंस के बीच का डिफरेंस देखना, जो पिछला वाला मैंने सेंटेंस लिखवाया था, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ जो प्रेपोजिशन ऑन है, टेबल नाउन है, और यहाँ पे बुक भी नाउन है। बुक टेबल पर है, ये जो ऑन का मतलब है पर, टेबल पर क्या है, बुक है, नाउन को नाउन से जोड़ रहा है। बट यहाँ पे देखो बुक टेबल पर है, बट यहाँ बुक टेबल पर पड़ा हुआ है, लाइंग है। यहाँ तो बुक टेबल पर है, बट यहाँ बुक टेबल पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो प्रेपोजिशन है, और टेबल तो नाउन है, तो यहाँ के प्रेपोजिशन ने लाइंग वर्ब है, यहाँ के प्रेपोजिशन ने नाउन को वर्ब से जोड़ा। उसी तरह बिसाइड का मतलब है बगल में, हाउस नाउन है, और बगल में क्या है, बगल में मंदिर है। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने क्या किया, प्रेपोजिशन ने नाउन को नाउन से जोड़ा। देखो टेम्पल भी नाउन है और हाउस भी नाउन, नाउन को नाउन से जोड़ा। यहाँ बुक टेबल पर नहीं है, बुक पर पड़े हुए लाइंग है, तो नाउन को वर्ब से जोड़ा, रिलेट किया, यहाँ को नाउन से किया। ये तो बेसिक है। ओके
तो बस अभी तक हमने क्या सीखा कि प्रेपोजिशन का काम होता है नाउन या प्रोनाउन के साथ लगना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और नाउन या प्रोनाउन के साथ लग कर वो क्या करता है, उस नाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ बताता है, चाहे वो दूसरा वर्ड वो भी क्यों ना हो, चाहे वो दूसरा वर्ड एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है। और साथ में सारा काम कंप्लीट कर लेते, वेरी गुड। हाँ, 9 बजे तक खाना बना लेती हूँ, वेरी गुड। अपने आप को एकदम स्पीड में, हाँ, अपने आप को बदल देना है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन तक ही बदलना है, थोड़ा तो चेंज करना है, धीरे धीरे टाइम लगता है। मन में एकदम ना अंदर से ये उत्साह रखना है कि मेरे को किसी हाल में एग्जाम निकालना है। अभी तो मैंने सैटरडे को ना इतने सारे बच्चों का सैटरडे को इतने इतने सारे बच्चों के साथ मैंने जूम मीटिंग किया, ठीक है। तो आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई कोई एसएससी ना, जितना टीचर्स डरा दे रहे हैं ना यूट्यूब पे आके, जितना टीचर्स आके यूट्यूब पे डरा डरा के चले जा रहे हैं, एसएससी इतना भी कोई डरावना और वो सब नहीं है, वो सब नहीं है। बच्चा अगर थोड़ा सा सही ट्रैक में कंसिस्टेंटली करेगा तो ये एग्जाम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बता रहा था मैम, पड़ोसी ताने मार रहे थे कि पिछले साल तो 30,000 वैकेंसी था। जब 30,000 में तुम्हारा नहीं हुआ पिछले साल, तो क्या गारंटी है कि 8,000 में तुम्हारा हो जाएगा। बच्चे का 30,000 में नहीं हुआ था, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तैयारी में कमी रह गई थी, स्ट्रैटेजी में, बट 8,000 वैकेंसी में हो गया। 8,000 में हो गया, जब वैकेंसी कम था तो मतलब उसको समझ में आ गया 8,000 में अगले साल कि उसकी गलती क्या थी। तो ये सब ना आपके दिमाग में एकदम दिमाग से हटा दो। जो आपके पड़ोसी और दोस्त वगैरह लोग दिमाग में भर देते हैं ना कि 8,000, जब 30,000 वैकेंसी में तुम्हारा नहीं हुआ तो 8,000 में क्या होगा। कुछ कमी थी 30,000 वाले समय में, आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, कुछ ना कुछ गलत हो गया, अब आपकी तैयारी निकालने वाले निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले मन में ये हटा दो, मन में ये वैकेंसीज और सीट्स वाला जो प्रॉब्लम है ना वो एकदम हटा दीजिए। और इसके बारे में चिंता करके आप क्या कर लेंगे, ठीक है, कि अरे क्यों 8,000 है, कुछ नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना एनर्जी वेस्ट करोगे, आपके हाथ में नहीं है। और जो चीज के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो उसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट। जो आपके हाथ में नहीं है, जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए, और तो वो सब नहीं जाइए। ओके, होगा, एकदम होगा, सब बच्चों का हो रहा है, एकदम होगा। और लाइफ में वो सब चलते रहता है, ठीक है, बहुत सारा चीज चलते रहता है लाइफ में, उसी में निकल कर एक अपने आप को, आपकी एज है अभी, अपने आप को सेट कर लेना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर तो आगे आगे बढ़ते जाओ। अब आ जाओ। ये मैंने वैसे ना आपको बता दिया था, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा जब मैंने पहला दिन क्लास लिया था, ओके, तो आपको बता दिया था ना प्रेपोजिशन और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। जैसे देखो यहाँ पे ऑफ है और यहाँ भी ऑफ है, थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ। फर्स्ट डे मैंने बताया था कि मैम प्लेस ना, एडवर्ब भी तो प्लेस बताता है, ठीक है। ये जो एडवर्ब और प्रेपोजिशन में कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि टाइम, जो वर्ड टाइम बताता है वो एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है। जो वर्ड जगह बताता है वो भी एडवर्ब भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, ओके। लेकिन कैसे पता चलेगा, तो मैंने आपको एक ट्रिक क्या लॉजिक बताया था कि यहाँ भी ऑफ है और यहाँ भी ऑफ है। जहां भी ऑफ के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ गया, ठीक है, कोई नाउन प्रोनाउन आ गया, कोई ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब प्रेपोजिशन है। ये देखो यहाँ ऑफ के बाद फैंस आ गया, और फैन नाउन है। कैसे बोलोगे कि मैम ये नाउन है, द लगा है, आर्टिकल नाउन के साथ लगता है, और एस लगा है, प्लूरल बना है। प्लूरल किसका बनता है, सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा था ना, या तो नाउन का बनता है, या तो प्रोनाउन का, या तो वर्ब का। इसका मतलब है कि ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, बट इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं आया, तो ये एडवर्ब है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, ठीक है। वर्ग 2 वालों की सैलरी, अभी सैलरी की चिंता छोड़ो, पहले एग्जाम निकालो, एग्जाम निकालना है। वो सब सैलरी देख के, ये देख के पढ़ेंगे। हाँ, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में ये सब पढ़ा दिया था। ही वॉज इन द रूम,
इन द और रूम अलग अलग है, तो यहाँ प्रेपोजिशन है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। जहां पे ऑब्जेक्ट आ गया ना, मतलब समझ जाना वो प्रेपोजिशन है। अगेन यहाँ पे इन देखो, ये एंड जो है, ये जो एंड है इस वाले मोड में पढ़ाती हूँ। यहाँ पे जो इन है, ये जो एंड है ये क्या है, ये एंड कंजंक्शन है, ठीक है। और यहाँ वाला जो इन है ये तो प्रेपोजिशन, ये है एडवर्ब है। एडवर्ब को कहाँ गायब कर दिया विकास, एक मिनट आना। और यहाँ पे बाद में ऑब्जेक्ट नाउन है, ये ना वो गायब हो गया, इसको लाओ तो जरा, वो नीचे वाला जो लाते हैं, ये स्टक हो गया था। स्टक हो गया? अरे बहुत शुरू से ही स्टक चल रहा है ये। यहाँ पे देखो इन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो कंजंक्शन है, ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब एडवर्ब है। और पिछला वाला में वो प्रेपोजिशन था। यहाँ पे डाउन देखो, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है एडवर्ब है। अगर डाउन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है ये प्रेपोजिशन, ये तो कर लिया था। ओके, ये भी प्रेपोजिशन, ये हमने कर लिया है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं। अब आ जाओ पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का पोजीशन कहाँ पे होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन कहाँ लगता है, सेंटेंस के शुरू में, अंत में, या बीच में, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। प्रेपोजिशन कहीं भी लग सकता है, वाक्य के शुरू में भी लग सकता है। इसे लिखा मैंने, the book is on the table। लिखा मैंने at the time of the incident, घटना के समय वो भी प्रेजेंट था, he was present। मैंने लिखा at what are you looking, किस तरफ देख रहे हो। और दूसरा लिखा मैंने what are you looking at। प्रेपोजिशन कहीं भी लग सकता है, ऐसा नहीं है कि बीच ही में लगेगा। ये देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन, यहाँ पे एट प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ भी एट प्रेपोजिशन है और यहाँ भी एट प्रेपोजिशन है। तो सबसे पहले तो बताना है ना, सबसे पहले तो ये बताना है कि प्रेपोजिशन सेंटेंस के बीच में भी लग सकता है, सेंटेंस के शुरुआत में भी लग सकता है, और सेंटेंस के लास्ट में भी लग सकता है। प्रेपोजिशन कहीं भी लग सकता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि मैम सेंटेंस का शुरुआत तो सब्जेक्ट से होता है ना, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, ऐसा नहीं है। सेंटेंस के बाद प्रेपोजिशन, मतलब प्रेपोजिशन से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही और वॉज वर्ब है। अब एट प्रेपोजिशन है, तो ये जो है ना, ये जो पूरा है इसको सब्जेक्ट मानना ही नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट तो हमारा ये है, तो वाक्य प्रेपोजिशन से भी स्टार्ट हो सकता है। और आप बोलोगे कि मैम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो ये टाइम ऑब्जेक्ट है ना, प्रेपोजिशन के बाद जो टाइम आया है ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे टाइम नाउन है, द लगा है। अब बोलोगे कि मैम एट वॉट, वॉट का जवाब देने वाला वर्ड आपको याद होगा,
आपको याद है हमने पढ़ा था ना, नाउन या प्रोनाउन को पहचानने का तरीका, व्हाट, हु और हुम। जो वर्ड व्हाट, क्या, कौन, किसे का जवाब दे, वो भी तो नाउन ही होता है ना। तो यहाँ जो एट है ना, इसका ऑब्जेक्ट व्हाट है, और यहाँ यू सब्जेक्ट है, उसके पहले वर्ब आ गया। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले वर्ब आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑक्सिलरी वर्ब है और लुकिंग मेन वर्ब। तो ये एट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो एट के बाद आपने ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट डाला, ऑन के बाद ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, यहाँ भी एट के बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ भी एट के बाद ऑब्जेक्ट, बट यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका भी ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट ना थोड़ा सा दूर है इससे, ये देखो इसका ऑब्जेक्ट एट है। व्हाट आर यू लुकिंग एट व्हाट, यहाँ पे मैंने ना तुरंत डाल दिया एट व्हाट आर यू लुकिंग, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन को दूर कर दिया। बट ये जो एट है ना, एट व्हाट, एट मतलब किसी और वो देख रहा है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा इससे बिछड़ गया है, बट ऑब्जेक्ट इसका यही है। कभी कभी ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के साथ सटे हुए होता है, कभी कभी थोड़ा सा दूर भी होता है। और यहाँ पे तो और यहाँ पे एक और प्रेपोजिशन है, एक प्रेपोजिशन ऑफ भी है। ऑफ का ऑब्जेक्ट इंसिडेंट है। सेंटेंस में 2-3 प्रेपोजिशन भी आ सकता है। फोर्थ वाला में ऑब्जेक्ट है ना हाँ यही चीज बताना चाह रही हूँ मैं, फोर्थ में तो ऑब्जेक्ट नहीं है ये वाला प्रेपोजिशन है। जैसे यहाँ पे एट और व्हाट साथ लगा दिया था तो दिक्कत नहीं है। यहाँ व्हाट आर यू लुकिंग एट, ये भी सही है, इसका ऑब्जेक्ट ये है। एट व्हाट, किस ओर देख रहे हो। चलो ये भी हो गया। अभी तक तो हम लोग बेसिक कर रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं। अब असली प्रेपोजिशन की कहानी शुरू होगी। प्रेपोजिशंस, यस, प्रेपोजिशंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे वो सारे प्रेपोजिशंस जो टाइम बताते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वो सारे प्रेपोजिशन जो प्लेस बताते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वो सारे प्रेपोजिशंस जो डायरेक्शन बताते हैं। और ये सब करने के बाद फिर हम लोग करेंगे सम अदर प्रेपोजिशंस। सम अदर प्रेपोजिशंस में जैसे बिटवीन और अमंग के बीच में क्या डिफरेंस है, बिसाइड, और मतलब बहुत सारे इसके अलावा सम अदर प्रेपोजिशंस भी करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सारे वर्ड्स जो टाइम, वो सारे प्रेपोजिशंस जो टाइम बताते हैं। ये खत्म हो जाएगा, वो सारे प्रेपोजिशंस जो प्लेस बताते हैं, और उसके बाद डायरेक्शन, फिर सम अदर प्रेपोजिशंस। ओके, क्योंकि एक प्रेपोजिशन ना बहुत सारा चीज बता सकता है। देखो ये एट क्या है, ही विल कम एट, डाउन नहीं है, डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर, डाउन गलती से हो गया, डॉन। डॉन का मतलब है अर्ली मॉर्निंग, जब सन राइज करता है। देखो यहाँ भी एट प्रेपोजिशन है, ही एम्ड एट द वर्ड, यहाँ भी एट प्रेपोजिशन है, और यहाँ भी एट प्रेपोजिशन है, बट यहाँ का एट प्लेस बता रहा है। तो ये कौन सा प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। उसने किस ओर निशाना लगाया, बर्ड की ओर, तो दिशा बता रहा है। तो यहाँ का प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो गया। और डॉन का मतलब है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, भोर जब सन राइज होता है, तो यहाँ का एट टाइम वाला प्रेपोजिशन है। तो एक प्रेपोजिशन कहीं पे जाके टाइम भी बता सकता, कहीं पे डायरेक्शन भी बता सकता, कहीं पे प्लेस भी बता सकता। आज हम स्टार्ट करेंगे, नहीं उसको एडवर्ब नहीं मान सकते क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट व्हाट है अभिषेक, उसका ऑब्जेक्ट व्हाट है, उसको आप एडवर्ब नहीं मान सकते। जैसे जैसे लिखा ना मैंने, एक मिनट रुको, मैंने लिखा व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज के लिए वेट कर रहे हो। फिर मैंने लिखा फॉर व्हाट आर यू वेटिंग। अब मैंने लिखा बाय होम, बाय होम वॉज द रामायण रिटन, किसके द्वारा रामायण लिखा गया, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। और फिर लिखा मैंने हु और हुम में पढ़ाऊंगी, हु वॉज द रामायण रिटन बाय,
ठीक है। अब ये अभी मत पूछना, मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी कि मैम यहाँ आपने whom लगाया और यहाँ आपने who क्यों लगाया। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे। अब देखो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज के लिए वेट कर रहे हो, तो यहाँ तो फॉर प्रेपोजिशन है, और फिर लिखा फॉर व्हाट आर यू वेटिंग, यहाँ भी प्रेपोजिशन है। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ प्रेपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब बोलोगे मैम आपने इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं माना। एक तो प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। और दूसरी बात, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है यू, और ये ऑक्सिलरी वर्ब है आर, और ये मेन वर्ब है। चूंकि सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ का जो यू है ये सब्जेक्ट है। दोनों में देखो, फॉर वॉट, किस चीज के लिए आप वेट कर रहे हो, मतलब वो किसी चीज के लिए वेट कर रहा है, तो यहाँ का प्रेपोजिशन के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ गया। तो आप बोलोगे कि मैम इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो इसको एडवर्ब मान ले। नहीं, इसको एडवर्ब नहीं मानेंगे, क्योंकि फॉर वो किसी, यहाँ क्या सेंस जा रहा है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, वो किसी चीज के लिए वेट कर रहा है ना। इसका जवाब मांग के देखो, आई एम वेटिंग फॉर राम, आई एम वेटिंग फॉर हिम, आई एम वेटिंग फॉर द स्कूल। तो आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो ना। जब आप जवाब मांग रहे हो, जब आप रिप्लाई मांग रहे हो कि आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, राम का, मोहन का, तो एक ऑब्जेक्ट लग रहा है ना कि एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये एडवर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट ही है फॉर व्हाट। यहाँ तो तुरंत आ गया था, यहाँ है तो ये भी प्रेपोजिशन। बाय हुम, देखो यहाँ प्रेपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ गया। बट यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी बाय प्रेपोजिशन है। बाय किसके, जवाब मांग के देखो किसके द्वारा, बाय किसके द्वारा रामायण लिखी गई थी, तो बाय तुलसीदास, बाय किसी का आ रहा है ना आंसर, तो इसको एडवर्ब मत मानना, क्योंकि इस बाय से जवाब मांगोगे ना, बाय इसके द्वारा, किसी पर्सन, किसी के द्वारा किया गया है, तो ये ऑब्जेक्ट है, और इसका ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये आ गया। क्योंकि ये वाला दिमाग में आएगा कि मैम हु तो सब्जेक्ट होता है, हुम तो ऑब्जेक्ट होता है। हम डिटेल में करेंगे जब हम प्रेपोजिशन प्रोनाउन चैप्टर करेंगे। ओके, तो कभी कभी प्रेपोजिशन के बाद, वैसे तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट कभी कभी प्रेपोजिशन से सेंटेंस एंड होता है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट शुरू में ही लग जाता है। तो प्रेपोजिशन कहीं भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी मतलब लास्ट में भी लगा सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ, दिया ही नहीं है स्लाइड मुझे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे और बताना था, ये बैच के बच्चे तो अब एक्सपर्ट हो गए हैं। हाँ, ये बैच के बच्चे अब एक्सपर्ट हो गए हैं, जहां जहां मैं प्रैक्टिस करवाऊं वहां वहां पीछे पीछे आना है। ठीक है, और ये मेरी, आप लोग मुझसे इतने दिनों से पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे भी आते हो, और अभी तक तो आपको रियलाइज हो गया कि मेरा कोई भी क्लास टाइम वेस्ट नहीं होता है। इट्स नॉट अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बुला रही हूँ। अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी आपने पढ़ाया, फिर यूट्यूब पे भी बुला रहे हो, तो मान के चलो ना कि आप अपने से भी तो सेल्फ स्टडी करते ही ना। आज इंग्लिश को अपने से भी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम दोगे, तो आप ये मान के चलना कि आज मैं सेल्फ स्टडी ना करके मैम के साथ ही, सेल्फ स्टडी वाला जो मैं सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देता, मैं मैम के साथ ही प्रैक्टिस कर लूंगा। तो मान के चलूंगा कि मेरा सेल्फ स्टडी हो गया है। ठीक है, मेरा सेल्फ स्टडी हो गया, तो आना जरूर। मैंने क्या किया है ना ये। और दूसरी बात, आप लोग पेड बैचेस भी लिए हो, यूट्यूब भी चलता है, हमें उससे क्या मतलब, बोलना कि हमें तो फायदा उठाना है। हम अपना पेड बैचेस में तो जो पढ़ रहे हैं, हम अपना यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट जा रहा है तो हम उससे भी फायदा उठाएंगे। जनरली बच्चों को मिक्स्ड एरर्स में दिक्कत आती है। होता क्या है ना कि जब हम लोग 4 महीने का बैच शुरू करते हैं तो हमें इतना ज्यादा पढ़ाना होता है ना, ग्रामर का सिलेबस बहुत वास्ट है, और प्रैक्टिस तो अनलिमिटेड चाहिए। ठीक है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस चाहिए, तो एक ही बैच में बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो जाता, लगता है कि नहीं और चाहिए।
तो कुछ यहाँ से भी आप अपना फायदा उठा लीजिएगा। आप अपने से सेल्फ स्टडी करोगे ना, तो मान के चलना मैम के साथ सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और सेल्फ स्टडी वाला जो मेरा टाइम था उसमें मैं मैथ्स रीजनिंग पढ़ लूंगा। तो मिक्स्ड एरर्स का मैं सोच रही हूँ ना कि इसको बहुत करवाना है इस साल ऐसा कुछ करना है ना कि बच्चों का ये जो मिक्स्ड एरर्स का प्रॉब्लम है ना, टॉपिक वाइज दिक्कत नहीं है, उन्हें तो पता है कि इसका एरर है, इसी टॉपिक का ज्यादा प्रॉब्लम्स इसका है। तो आज मैंने क्या किया है, और इतने सारे 10-12 टॉपिक्स है और मैं एक ही दिन में 10-12 टॉपिक्स तो नहीं करवा सकती हूँ। तो आज मैंने क्या किया है, आज मैं जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है वो है ये। तो आप स्टूडेंट को आना ही है, नहीं आओगे ना तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। ये सिलेक्शन किया है, क्वेश्चन को ऐसा चुना ही है, पैरेललिज्म, इन्वर्जन और वॉइस, कौन से सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए। तो मेरी स्टूडेंट से आज से शुरू हो रहा है, मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ऑर्डर तो नहीं कर सकती मैं आपको, मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना, इस सीरीज को देखिएगा जरूर। इससे ना, और आपके बैच में मैंने ये टॉपिक्स पढ़ा भी तो लिया है ना, वर्ब पढ़ा दिया है, टेंस पढ़ा दिया है, और वर्ब में ही इन्वर्जन हो गया है, वर्ब में ही पैरेललिज्म है, कौन सा सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या कौन सा पैसिव जाना चाहिए। तो आज मैंने क्वेश्चंस को ऐसा सेलेक्ट किया है ना कि ये सारा टॉपिक्स क्लियर हो जाए, जो कि आप पढ़ चुके हो, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टाइम कम होता है, उसके बाद 1 बजे से तो आपकी बैच है, तो मैंने करीब 80-90 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, ठीक है। 80-90 क्वेश्चंस का सिलेक्शन है, और ये सिलेक्शन मैंने उठाया है PYQ से, ठीक है। PYQs है, उसमें सारा चीज है, मतलब सारा क्वेश्चन है, चाहे CGL का हो या CHSL का है, या अभी रिसेंट MTS का की आया है उससे है, ठीक है, और स्टेनो का भी है, CPO का भी है। तो मैंने कोशिश की है ना कि वर्ब, टेंस, अब फिर अब बोलोगे कि मैम आपने इतना सारा पेपर लिया तो सिर्फ आपको 80 क्वेश्चंस ही मिले। देखो, बहुत जगह ना एक ही टाइप का क्वेश्चंस रिपीटेड था, तो मैं बार बार वो नहीं क्वेश्चंस लिया। जैसे डेड के साथ V1 आता है, ये सब एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है, तो मैं एक ही एग्जाम्पल को बार बार कॉपी नहीं करूंगी ना। तो मैंने ना वो क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जिससे आपका ग्रामर का सारा रूल रिवाइज हो जाए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है ना कि जिससे आप जो पढ़े हो ना वो रूल्स रिवाइज हो जाए। तो इसको एक बार कर लीजिए। सारे PYQs है, ठीक है, सारे PYs है, 11:30 बजे से 11:30 बजे देखती हूँ 80-90 क्वेश्चंस है, ओके। अब मैं थोड़ा सा आपके बैच के ध्यान को ही लेकर बना रही हूँ। मेरी क्वेश्चंस की सिलेक्शन ऐसा हो रहा है ना कि जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ तो पेड बैचेस वाले बच्चों को ध्यान में रखकर यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पेड बैचेस में मैंने ये सब पढ़ा दिया है, ठीक है, ये सब चैप्टर पढ़ा दिया है। 11:30 बजे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। अगर किसी कारणवश लाइव नहीं देख पाओगे तो काइंडली रिकॉर्डेड भी देख लेना शाम तक कभी भी, और कोशिश करना ना कि मैं कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, ऐसा मत करना। आप एक टाइम बांध लो कि इस समय में अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो मैं रात को 10 से थोड़ा स्पीड बढ़ाकर 10 से 11 के बीच में ना, मैम जब इतना बोल रही है तो इसको आज ही देखकर खत्म कर लूं। अब मैं जो नेक्स्ट सिलेक्शन करूंगी तो मेरी कोशिश रहेगी ना, नेक्स्ट सिलेक्शन मेरी होगी सब्जेक्ट, वर्ब, कंजंक्शन, ठीक है, प्रेपोजिशन, ऐसा करके कुछ सेलेक्ट करके करूंगी कि आपका भी काम होते जाए। और CDS का भी है, CDS सबका है, तो देख लीजिए। और इसको ना मतलब एक दिन देख के मत खत्म करिएगा, लगातार बने रहिएगा ना, क्योंकि YouTube पे भी मैं देखती हूँ, जब प्रैक्टिस बैच मेंस का भी मैंने शुरू किया था तो पहले तो 2-3 हजार बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। पहला दिन देखोगे ना 2-3 हजार बच्चे आएंगे, धीरे धीरे बच्चों का रेशियो कम होने लगेगा, ठीक है। और फिर मैं समझ जाती हूँ कि जो लास्ट तक टिका रहा, शुरू में जोश में आ जाएंगे शुरू में, और जो लास्ट तक टिका रहेगा ना तो सिलेक्शन तो उसी में से आएगा। लेकिन आप लोग ऐप पे नहीं होगा, यूट्यूब पे होगा। चलो आ जाओ, अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अभी मैंने बताया ना प्रेपोजिशन को बांट लेना है, पहले वो सारे प्रेपोजिशंस कर लेना है टाइम, जो टाइम बताता है, ठीक है। टाइम बताने वाले प्रेपोजिशंस में जैसे बहुत सारे, एट भी टाइम बताता है, इन भी बताता है, ऑन भी बताता है, टिल भी बताता है, अनटिल भी बताता है, बहुत सारे वर्ड्स है जो टाइम बताते हैं। बाय भी बताता है, एक बाय का मतलब तक, एक बाय का मतलब तो द्वारा होता है,
सिंस भी टाइम बताता है, फॉर भी टाइम बताता है, तो सारे को अलग अलग करेंगे। पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं, और टाइम में भी जो एग्जाम्स में बहुत बार बार आता है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं, जीएचटी, सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो हम सब करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो एग्जाम का फेवरेट है, सिंस एंड फॉर। ठीक है, सिंस एंड फॉर। ये जो सिंस एंड फॉर है ना, ये वाक्य में प्रेपोजिशन का भी काम करता है, मैंने आपको कंजंक्शन में भी बताया था, और ये वाक्य में कंजंक्शन का भी काम करता है। ओके, सिंस एंड फॉर हम डिसाइड करेंगे ना कि कहाँ प्रेपोजिशन है, कहाँ कंजंक्शन है। ओके, कि सिंस एंड फॉर प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है, और सिंस एंड फॉर कंजंक्शन का भी काम कर सकता है। और दूसरा, ये जो सिंस एंड फॉर है, ये वाक्य में टाइम भी बताता है, टाइम का, और ये वाक्य में रीजन भी बताता है, कारण भी बता रहा है। सिंस ही वॉज इल, चूंकि वो बीमार था इसलिए वो नहीं आया। तो सिंस एंड फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंस एंड फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड किसका एरर आता है वाक्य में? इससे रिलेटेड प्रेपोजिशन का भी एरर आ सकता है, और इससे रिलेटेड कंजंक्शन का भी आता है। आपको याद होगा, सिंस वाला सेंटेंस में दोनों पॉजिटिव जाएगा या तो दोनों नेगेटिव जाएगा, ऐसा कुछ बताया था ना। सिंस उसने कड़ी मेहनत नहीं की, फेल हो गया। सिंस उसने कड़ी मेहनत की, पास हो गया। या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। और सिंस एंड फॉर को मैंने थोड़ा बहुत आपको किसमें पढ़ाया था? टेंस में पढ़ाया था, आपको याद होगा। सिंस एंड फॉर मैंने आपको टेंस में भी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? सिंस एंड फॉर का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। सिंस एंड फॉर का यही काम होता है ना, कि काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका प्रभाव अब तक है। तो सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। और जब भी वाक्य में सिंस एंड फॉर टाइम बताता है ना, जब भी वाक्य में देख लेना है कि वाक्य में सिंस एंड फॉर क्या बता रहा है। जब भी वाक्य में सिंस एंड फॉर टाइम बताता है, तो याद रखना कि वहां जहां टाइम बता रहा है तो वहां टेंस का एरर आता है। सिंस एंड फॉर में जहां टाइम बता रहा है तो वहां से रिलेटेड टेंस का एरर आता है, क्योंकि टेंस क्या है? टेंस ही तो टाइम बताता है। ठीक है, सिंस एंड फॉर से रिलेटेड प्रेपोजिशन का भी एरर आता है और टेंस का भी एरर आता है। अभी लिखना नहीं, जैसे जैसे मैंने बोला, आपको याद होगा, मैंने लिखा ही इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग सिंस मंडे। अब आपके दिमाग में आ गया सिंस। ठीक है, प्रेपोजिशन वाला एरर भी बताऊंगी, क्योंकि उस समय टेंस चैप्टर में तो मैंने टेंस वाला एरर बताया था ना। अब हम प्रेपोजिशन वाला करेंगे। सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। उसने वाक्य में जब भी सिंस एंड फॉर आ गया, ठीक है, वाक्य में जब भी सिंस एंड फॉर आ गया ना, तो सबसे पहले चेक कर लेना प्रेपोजिशन सही है कि नहीं। तो मंडे के साथ तो फॉर नहीं लगता है, सिंस लगता है। दूसरा एरर किसका होता है? टेंस का। वो मंडे से लेकर अब तक पढ़ रहा है, तो सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, और जब भी पास्ट और प्रेजेंट में जोड़ते हैं तो उसको हम परफेक्ट में डालते हैं। तो एरर यहाँ पे, ही हैज बीन स्टडिंग, क्योंकि अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है। अगर ऐसा भी रहता ना, ही हैज स्टडीड, ये भी करेक्ट। आपको मैंने 10th चैप्टर में पढ़ाया, ही हैज स्टडीड सिंस मंडे, तो ये भी तो परफेक्ट ही है। सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, ये भी परफेक्ट है। बट ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट होना जरूरी है। यहाँ पे क्या है? मंडे से लेकर अभी भी पढ़ रहा है, बट मंडे से लेकर अब तक पढ़ चुका है। पढ़ चुका है मतलब अब नहीं पढ़ रहा है, बट यहाँ तो अभी भी पढ़ रहा है। तो वेनेवर इन अ सेंटेंस यू हैव सिंस एंड फॉर कहीं भी दिख जाए, तो सबसे पहले तो टेंस चेक करना कि उसका टेंस परफेक्ट में जा रहा है कि नहीं। या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट करना। और दूसरा, प्रेपोजिशन भी चेक कर सकते हो। ऐसा भी यार, अभी लिखना कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना। ऐसा भी आ सकता है, ही हैज बीन एब्सेंट, और लगा दिया फॉर मंडे। सिंस एंड फॉर के बीच का डिफरेंस बताऊंगी अभी। देखो, यहाँ पे हमारा कंजंक्शन तो सही है, मंडे से लेकर अब तक एब्सेंट है, ये तो परफेक्ट है। हैज के साथ बीन V3 आ रहा, परफेक्ट है। बट यहाँ पे टेंस सही है, गड़बड़ी प्रेपोजिशन में। मंडे के साथ फॉर थोड़ी आता है, मंडे के साथ सिंस। तो जब भी सिंस एंड फॉर वाक्य में दिख जाए, सबसे पहले तो चेक कर लेना कि ये सही
प्रेपोजिशन है कि नहीं, और दूसरा टेंस सही है कि नहीं। कभी कभी टेंस सही रहता है, प्रेपोजिशन गड़बड़ रहता है, कभी कभी प्रेपोजिशन सही रहता है, टेंस गड़बड़ रहता है। ओके, अब मैं डिटेल में बता रही हूँ, ये बस थोड़ा सा एग्जांपल बता दिया। अभी मैंने क्या बताया कि सिंस, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि सिंस टाइम भी बताता है, सिंस कारण भी बताता है, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है और सिंस कंजंक्शन भी होता है। डिफरेंस बता दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे हम सिंस को काम करवाएंगे एज अ प्रेपोजिशन, क्योंकि हम प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे लिखा मैंने एग्जाम्पल में, ही हैज बीन इल सिंस मंडे। दूसरा, he has been ill since I met him। तीसरा, since he was ill he couldn't come, क्योंकि वो बीमार था, वो नहीं आ पाया। सबसे पहले, अभी पेन अभी लिखो कुछ भी नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ का सेंस क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। कब से एब्सेंट है? मंडे से। यहाँ पे ही हैज बीन इल सिंस आई मेट हिम, जब से मैं उससे मिला हूं ना तब से लेकर अब तक बीमार है। यहाँ का सेंस भी टाइम बता रहा है, ठीक है, टाइम बता रहा है। सिंस ही वाज इल, चूंकि वो बीमार था इसलिए वो नहीं आ पाया, तो यहाँ का सेंस टाइम नहीं बता रहा, कारण बता रहा है। उसके ना आने का कारण, ना आने का कारण क्या था? उसकी बीमारी थी। ओके, तो सिंस यहाँ पे टाइम, यहाँ पे पहला दो सेंटेंस में सिंस टाइम बता रहा है, दूसरा में कारण बता रहा है। तो सिंस टाइम भी बता सकता है और सिंस रीजन भी बता सकता है। अब पहला वाला सेंटेंस में सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? मंडे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन है। टाइम बता रहा है बट प्रेपोजिशन है। लेकिन यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट है और यहाँ पे मेट वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब के साथ क्या आता है? क्लॉज बताया था ना, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बनाता। यहाँ के सिंस को मैं प्रेपोजिशन नहीं मान सकती। क्यों? क्योंकि सिंस के बाद ना आई लगा है, आई, और सिंस तो प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, और आई तो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। आई को ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो मी लगाओ। जैसे मैंने लिखा फॉर दिस बुक इज फॉर आई नहीं होगा, दिस बुक इज फॉर मी होगा, फॉर मी होगा। क्यों? क्योंकि फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, बट आई तो सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं ना, आई तो सब्जेक्ट के लिए होता है, तो इसको, ये तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आई का मी बनाएंगे। तो आप बोलोगे कि मैम आपने इस सेंस को तो आपने ऑब्जेक्ट, इस सेंस को आपने प्रेपोजिशन माना, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया, बट इस सेंस को आपने प्रेपोजिशन क्यों नहीं माना? क्योंकि ये प्रेपोजिशन होता ना तो उसके बाद मी आता, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट आता, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे जुड़ रहा है। ये देखो, ये सब्जेक्ट, ये तो कई बार बताया, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज, और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है, और इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है कंजंक्शन। तो यहाँ का सेंस इज कंजंक्शन, और थर्ड वाले में भी कंजंक्शन है। ये देखो, सब्जेक्ट और वर्ब फर्स्ट डे बताया था, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है? क्लॉज, और दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? सिंस, तो सिंस यहाँ कंजंक्शन है। और ऐसे भी याद रखो, अगर सिंस प्रेपोजिशन होता ना तो उसके बाद ही नहीं आता। ही हम किसके लिए यूज करते हैं? ही सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और हिम किसके लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद हिम आना चाहिए था ना, तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। अब जैसे अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो ये देखो, ही टोल्ड मी, और फिर मैंने लिखा आई टोल्ड हिम। ही और हिम में डिफरेंस बताना, तो ही जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और मी जो होता है वो आई का ऑब्जेक्ट। उसी तरह आई सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है, तो ही तो सब्जेक्ट होता है और हिम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हिम से हम अपनी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं ना। उसी तरह मी ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट आई है। अगर ये प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट मतलब हिम चाहिए था, तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, कंजंक्शन। मेरे को बताओ इतना दूर क्लियर है? अभी मैंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, बस मुझे ये बताना था ना कि सेंस कंजंक्शन भी होता है, सेंस प्रेपोजिशन भी होता है।
ओके कैसे डिसाइड करेंगे, वो तो सेंटेंस देख के डिसाइड करेंगे। चलो एक एग्जांपल फॉर वाला भी दे देती हूँ। He has been working for 3 days, 3 दिन से काम कर रहे हैं। He has he has not been able to come for he was ill। ऊपर वाले सेंटेंस में फॉर क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है ना, 3 दिनों से बीमार था फॉर। और यहाँ फॉर टाइम नहीं बता रहा। वैसे मैं यहाँ सिंस भी लगा सकती हूँ, ही हैज नॉट बीन एबल टू कम, वो नहीं आ पाया क्योंकि वो बीमार था। तो यहाँ का फॉर कारण बता रहा है, यहाँ का फॉर टाइम नहीं बता रहा, कारण बता रहा है। ही हैज नॉट बीन एबल टू कम क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो नहीं आ पाया। तो सिंस का ही यूज सिर्फ कारण बताने के लिए नहीं होता, फॉर भी कारण बताने के लिए यूज करते हैं। और अगर ये प्रेपोजिशन होता तो फॉर हिम आता, तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है। और ये देखो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और क्लॉज के साथ कंजंक्शन प्रेपोजिशन नहीं आता है, कंजंक्शन आता। और यहाँ तो 3 days, यहाँ पे डेज नाउन हो गया, तो यहाँ का फॉर प्रेपोजिशन। कहने का मतलब है कि प्रेपोजिशन का काम भी कर सकता है और कंजंक्शन का काम भी कर सकता है, वो तो सेंटेंस देख के डिसाइड करना। ठीक है, यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। ये देखो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, एक साइड में क्लॉज है और दूसरे साइड में ही और वॉज है, ये क्लॉज है, दोनों अगल बगल क्लॉज है और दोनों को ये जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन है। और नीचे वो कारण बता रहा है और ऊपर वाले में टाइम बता रहा है। तो सिंस कंजंक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है, और फॉर कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। लेकिन हम अभी कंजंक्शन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हमने कंजंक्शन चैप्टर में ऑलरेडी सिंस एंड फॉर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे सिंस एंड, और हमने ऑलरेडी सिंस एंड फॉर को टेंस में भी पढ़ा है। ठीक है, सिंस एंड फॉर वहां पे टाइम के सेंस में यूज हो रहा था, जो कि परफेक्ट टेंस में यूज होगा। ओके अच्छा एक चीज मुझे बताना, ही हैज बीन इल सिंस आई हैड मेट हिम, इसमें कहां पे एरर है? ये 3-4 एरर ना जो एकदम याद रखना है। ही इज इल सिंस मंडे, यहां पे मैंने थोड़ा सा टेंस का एरर डाला है। ठीक है, टेंस का एरर डाला है क्योंकि मंडे के साथ तो सिंस आता है। जरा बताना दोनों सेंटेंस रॉन्ग है, टेंस में पढ़ा दिया है मैंने। किस किस टाइप का एरर आता है ना, याद रखना है। ये वही बताएगा। अरे सिंस एंड फॉर प्रायोरिटी देने की बात थोड़ी है, अभी तो मैं बहुत, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ आपको याद होगा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सिंस का काम होता है ना पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ठीक है, सिंस बताता है तब से लेकर अब तक, तो ये तो सही है, ये तो परफेक्ट टेंस है। लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था कि सिंस के बाद पास्ट आएगा, तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो पास्ट ही है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट है ना। और मैंने आपको बताया था कि सिंस का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना, पास्ट परफेक्ट को नहीं, सिंपल पास्ट को। तो ये वाला गलत था, हमें यहाँ पे पास्ट रखना है बट सिंपल पास्ट, आई मेट हिम। तो यहाँ पे क्या किया है ना, सिंस के पहला वाला पार्ट को सही रखा है, परफेक्ट में रखा है, गड़बड़ी बाद वाले पार्ट में थी, बाद वाला पार्ट सिंपल पास्ट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे अगर मंडे नहीं लिखती मैं, सिंस आई मेट हिम लगाती, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस पार्ट को सही रखा है,
सिंपल पास, गड़बड़ी इस पार्ट को किया है, हैज बीन एल, तो थोड़ा ये सब ध्यान रखना, इसको परफेक्ट रखना। ओके, ये हमने बस टेंस में आपको पढ़ा दिया है, बस याद करवाने के लिए कि याद रखना। चलो याद है। अब हम अभी तो हमने थोड़ा टेंस वगैरह डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी हम प्रेपोजिशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो अब हम, जैसे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा कि मैम सिंस एंड फॉर आ गया तो प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रायोरिटी देने की बात ही नहीं है, क्योंकि सिंस एंड फॉर दोनों बहुत अलग अलग चीज है। ओके, यहाँ पे प्रायोरिटी देने की बात ही नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। सिंस क्या बताता है? सिंस बताता है, पहले लिखिए, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस टाइम के लिए यूज होता है, डेफिनेट निश्चित टाइम के लिए। और फॉर बताता है लेंथ ऑफ टाइम। अब आपको लग रहा होगा ये लेंथ क्या है, डेफिनेट क्या है? लेंथ मतलब ड्यूरेशन, अंतराल, टाइम पीरियड। अभी एग्जांपल दूंगी तो क्लियर हो जाएगा। हिंदी देखा जाए, सिंस मतलब बताता है कब से, मंडे से, जनवरी से, 2016 से। और ये बताता है कब से कब तक, ड्यूरेशन बताता है। आप पहले लिख लो, ठीक है? ये वाला लिखने के बाद भी आपको कंफ्यूजन होगा, बट लिख लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सिंस एक डेफिनेट मतलब निश्चित पॉइंट बताता है, बट फॉर निश्चित नहीं बताता। आपने ध्यान दिया होगा, फॉर में मैंने डेफिनेट नहीं लिखा। जैसे आपने अपना काम स्टार्ट किया 2 बजे, ठीक है? 2 बजे स्टार्ट काम की, एक निश्चित टाइम पे स्टार्ट किया, और आपने अपना काम खत्म किया 12 बजे, मतलब 4 बजे, ठीक है? तो ये एक फिक्स पॉइंट है। पॉइंट कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। ये पॉइंट अपनी जगह पे डेफिनेट है, फिक्स्ड है, और ये भी अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो आपने काम तो 2 बजे स्टार्ट किया, ठीक है? निश्चित पॉइंट पे स्टार्ट किया, 2 बजे नहीं बढ़ रहा है, 2 तो अपने जगह पे है, आगे आपका धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ रहा है। और 2 से 4 आने में आपने कितने घंटे लगाए? 2 आवर्स। 2 आवर्स, 2 बजे से 4 बजे आने में आपको 2 आवर्स लगे। मतलब आपने 2 घंटे का लेंथ ट्रैवल किया, 2 घंटे का ड्यूरेशन ट्रैवल किया। तो मैं 2 आवर्स के लिए फॉर लगाऊंगी, फॉर 2 आवर्स। लेकिन ये तो एक फिक्स पॉइंट है, तो इसके लिए मैं लगाऊंगी सिंस 2 PM। 2 PM के लिए सिंस लगाऊंगी, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम पे शुरू हुआ, सिंस 2 PM। और फिक्स टाइम के लिए तो सिंस का यूज होता है। बट 2 से 4 को ट्रैवल करने में आपने एक लेंथ ट्रैवल किया ना, 2 से 4 में 2 घंटा ट्रैवल किया, तो इसके लिए फॉर लगाएं, फॉर। उसी तरह अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मैंने अपना काम स्टार्ट किया 2016 में, ठीक है? और मैंने एक फिक्स टाइम पीरियड पे अपना काम स्टार्ट किया, फिक्स टाइम पे 2016। तो मैं क्या बोलूंगी? सिंस 2016, ठीक है? लेकिन 2016 में स्टार्ट किया और 2019 में खत्म किया। एक फिक्स पॉइंट पे स्टार्ट किया, एक फिक्स पॉइंट पे खत्म किया। लेकिन ये 2016 से 19 आने में मैंने 3 इयर्स ट्रैवल किया। 3 इयर्स का ये तो अपनी जगह फिक्स्ड है, ये तो अपनी जगह फिक्स्ड है, बट बढ़ क्या रहा है? ये 3 साल का ड्यूरेशन। तो इसके लिए फॉर लगाओ। फॉर इज ड्यूरेशन और सिंस इज फिक्स्ड। जैसे मैंने अपना काम स्टार्ट किया मंडे को और खत्म किया फ्राइडे को, ठीक है? मंडे को स्टार्ट किया और खत्म किया फ्राइडे को, तो मंडे थोड़ी मूव कर रहा है, मंडे तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो मैं लगाऊंगी सिंस मंडे। लेकिन मंडे से फ्राइडे आने में 4 दिन मुझे लगे ना, तो ये 4 दिन क्या है? 4 दिन का टाइम पीरियड, ड्यूरेशन लगा, तो इसके लिए मैं फॉर लगाऊं, फॉर। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। सिंस पॉइंट में भी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर बताता है ड्यूरेशन। मैंने अपना काम स्टार्ट किया फिक्स टाइम में जनवरी में, और मैंने अपना काम खत्म किया मार्च में। तो जनवरी तो अपनी जगह फिक्स्ड है, मूव क्या किया? 1 मंथ 2 मंथ ये मूव कर रहा है। जनवरी से मार्च आने में 2 महीने लग गए, तो 2 महीने टाइम पीरियड है, फॉर 2 मंथ्स। बट जनवरी के लिए सिंस जनवरी। इसमें भी मतलब बहुत सारे और भी कंफ्यूज करने वाले सेंटेंसेस आते हैं। ये तो बेसिक है कि डेफिनेट पॉइंट क्या होता है और लेंथ क्या होता है, ठीक है? डेफिनेट पॉइंट का मतलब है एक फिक्स पॉइंट, और फॉर लेंथ बताता है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये बस लिख लो, अभी एग्जांपल्स दे रही हूँ।
डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना और फॉर लगाना। लेंथ, लेंथ क्या होता है वो बता रही हूँ। और चलो एग्जाम्पल शुरू, ये कहाँ से आ गया, यही वाला है कि सिंस इट डिनोट्स डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर क्या डिनोट करता है, लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ मतलब टाइम पीरियड, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। इसमें भी तो है बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेटेड वाले सेंटेंसेस करना है। ही हैज बिन लिविंग हियर डैश अ मंथ। चलो मुझे बताओ, एक मिनट एक मिनट, रुको, पहले थोड़ा सा अपनी साइड से समझा लूं, उसके बाद फिर स्लाइड पे आती। ठीक है, पहले मैं अपने स्टाइल में थोड़ा समझा दूं। एग्जाम्पल लिखिए उसी के नीचे। He has been working since या for Monday. He has been working since and for a week. He has been देख लो वर्किंग, he has been working since and for January. He has been working since and for a month. He has been working since and for 2 p.m. He has been working since and for 2 hours. पहले आप इसको लिखिए। लिख लिया है सबने? हाँ, ही हैज बीन वर्किंग। सबसे देखो मंडे, मंडे क्या बता रहा है, मंडे एक फिक्स टाइम बता रहा है ना, मंडे एक फिक्स टाइम बता रहा है, कब से स्टार्ट हुआ, मंडे से। तो एक फिक्स टाइम के लिए सिंस लगाना। ठीक है, मंडे से याद रखना है ना कि 2-3 चीज याद रखना है कि ठीक है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और फॉर पॉइंट नहीं बताता। ये तो हमने पढ़ लिया है कि सिंस बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन फॉर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताता है, फॉर ड्यूरेशन बताता है। और दूसरा चीज याद रखना है ना कि सिंस में डेफिनेट होता है, डेफिनेट का पता चलता है, और फॉर में डेफिनेट का नहीं पता चलता है, फॉर में नॉट डेफिनेट। ठीक है, और सिंस वाले को जनरली, सिंस वाला सेंटेंस कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता है, नो प्लूरल, मतलब नॉट इन प्लूरल, प्लूरल में यूज नहीं होता है। बट फॉर को सिंगुलर प्लूरल बता रही हूँ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज हो सकता है। ठीक है, तो ये साइड में कहीं लिख लीजिए। सिंस तो पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर ड्यूरेशन, सिंस एकदम डेफिनेट बताता है, बट फॉर
डेफिनेट नहीं बताता है, और सिंस को हम प्लूरल में यूज नहीं करते, बट फॉर को सिंगुलर प्लूरल दोनों में। ये सब बता रही हूँ सिंगुलर प्लूरल क्या है। अब देखो सिंस यहाँ पे क्या बता रहा है, सिंस यहाँ पे निश्चित टाइम बता रहा है, निश्चित बता रहा है ना, निश्चित टाइम पीरियड, कब से, मंडे से, ड्यूरेशन नहीं बता रहा है, और मंडे प्लूरल भी नहीं है, मंडे सिंगुलर है, और निश्चित बता रहा है, तो हो गया। अब देखो वो एक वीक से काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ तो निश्चित बता रहा है कब से, मंडे से, और वो एक वीक से काम कर रहा है। एक वीक में कोई भी वीक हो सकता है ना, एक वीक क्या है, एक वीक आपका मंडे से मंडे, मंडे से मंडे भी एक हफ्ता हो सकता है, फ्राइडे से फ्राइडे काउंट करते हो वो भी एक हफ्ता हो सकता है, ट्यूसडे से ट्यूसडे भी एक हफ्ता हो सकता है, सैटरडे से सैटरडे भी। तो तब से लेकर अब तक, तो यहाँ पे एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है ना, और ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाना, फॉर लगाना, और फॉर सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। और दूसरी बात याद, आप देखो कि एक वीक में डेफिनेट नहीं पता चल रहा है, मंडे से तो फिक्स पता चल रहा है कि कब से, मंडे से फिक्स टाइम पता चल रहा है, बट एक वीक में कुछ डेफिनेट नहीं है, कोई भी एक वीक हो सकता है, मंडे से मंडे भी एक वीक हो सकता है, थर्सडे से थर्सडे भी हो सकता है, सैटरडे से सैटरडे भी हो सकता है, कोई भी एक हफ्ता हो सकता है, कोई भी एक हफ्ता हो सकता है। इसका मतलब है कि डेफिनेट नहीं है, तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। यहाँ फॉर लगाने का दो कारण है, एक तो वीक ड्यूरेशन बताता है, एक वीक का अंतराल, एक वीक का अंतराल मतलब मंडे से मंडे, ट्यूसडे से ट्यूसडे, सैटरडे से सैटरडे, एक वो भी है, और डेफिनेट नहीं पता चल रहा है, यहाँ तो डेफिनेट पता चल रहा है, यहाँ तो एक हफ्ते से काम कर रहा है, कोई भी हफ्ता हो सकता है, एक हफ्ता मंडे से मंडे भी, सैटरडे से सैटरडे भी बता सकता है। यहाँ भी निश्चित बता रहा है कब से, जनवरी से, बट यहाँ वो एक मंथ से काम कर रहा है। एक मंथ तो जनवरी से फरवरी भी हो सकता है, दिसंबर से जनवरी भी एक महीना हो सकता है, अप्रैल से मई भी एक महीना हो सकता है, जुलाई से अगस्त कोई भी मंथ हो सकता है। यहाँ पे डेफिनेट नहीं पता चल रहा, कोई भी एक मंथ हो सकता है, जनवरी टू फरवरी का एक मंथ भी हो सकता है, तो अंतराल बता रहा है, और डेफिनेट नहीं है, तो वो निश्चित 2 बजे से काम कर रहा है, निश्चित 2 PM सिंस, बट वो पिछले 2 घंटों से काम कर रहा है। और एक तो याद रखना है कि प्लूरल है, आवर्स प्लूरल है, और सिंस के साथ तो कभी भी प्लूरल यूज नहीं होगा ना, बट फॉर तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। और 2 घंटा क्या बताता है, टाइम पीरियड बताता है, और दूसरा 2 घंटा निश्चित नहीं है, 2 घंटे में कोई भी हो सकता है, 10 से 12 भी 2 घंटा है, 1 से 3 भी 2 घंटा है, 4 से 6 भी 2 घंटा, कोई भी 2 घंटा हो सकता है, निश्चित नहीं पता चल रहा है, फॉर लगाना। एक तो सबसे पहले ड्यूरेशन बता रहा है, दूसरा प्लूरल बता रहा है, तीसरा कोई भी 2 घंटा हो सकता है, तो फॉर लगाना। पहले तो बताओ कि ठीक है, इतना दूर ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी करूंगी, ठीक है ना। 2016, जैसे वो 2016 से काम कर रहा है, 2016 से काम कर रहा है, तो सिंस लगाना। अब वो 1 साल से काम कर रहा है, फॉर अ ईयर, 1 साल, 1 साल में तो कोई भी साल हो सकता है, 16 से 17, 20 से 21, 22 से 23 भी 1 साल हो सकता है, कोई भी 1 साल है, कोई भी 1 साल है, तो फॉर लगाना, बट यहाँ निश्चित पता चल रहा है, सिंस लगा, ठीक है। अब हाँ, फॉर अ मंथ, इतना दूर क्लियर है, आगे बढ़े। और अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी करना है, ओके। अब ये मत समझना कि मैम मंडे के साथ हमेशा सिंस ही लगेगा, ऐसा नहीं है, हम सिंस एंड फॉर यहाँ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सिंस लगा रही थी। आप मंडे के साथ ऑन भी लगा सकते हो, जब हम ऑन पढ़ेंगे तो ऑन वाला करेंगे, मंडे के साथ टिल भी लगा सकते हो, मंडे के साथ बाय भी लगा सकते हो, ये सब भी तो प्रेपोजिशन ही है, प्रेपोजिशन ही है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सिंस ही लगाओगे। लेकिन अभी हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं सिंस एंड फॉर में, तो हम सब सेंटेंस में सिंस फॉर यूज करेंगे। सिंस मंडे मतलब मंडे से अब तक, ऑन मंडे मतलब ठीक मंडे को, टिल मंडे मंडे तक, बाय मंडे मतलब भी मंडे तक, तो हम अलग अलग प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं मंडे के साथ, ओके। अब देखो थोड़ा सा आप सेंटेंस को
ये तो क्लियर हो गया कि सिंस टाइम बताता है और फॉर ड्यूरेशन बताता है, सिंस निश्चित होता है, फॉर निश्चित नहीं होता है, ठीक है। और सिंस के साथ हमेशा सिंगुलर और फॉर के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों। देखो ऐसा मैंने लिखा, ही हैज बीन एब्सेंट फॉर अ वीक, और फिर मैंने लिखा ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 वीक्स। तो हम दोनों लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिंस के साथ तो हमेशा सिंगुलर, पर फॉर के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, ठीक है, और फॉर के साथ प्लूरल भी आ सकता है, दोनों दोनों दोनों। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करो, पॉइंट टू बी नोटेड। अब लिखा मैंने ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, चलो ये तो ठीक है। He has been absent for a week। ये तो इजी है, कहानी यहां से शुरू करना है, ये ध्यान रखना है दोनों। He has been absent since या for last week। He has been absent since or for last 2 weeks। पहले इसको लिखिए, पेन्स डाउन करिए, क्योंकि जब मैं समझाऊंगी ना उस समय लिखना नहीं। ये चारों सेंटेंस को आप लिखो। चारों सेंटेंस को लिखो। सब नहीं आएगा, सिंस बाय सब कहां से आ जाएगा एग्जाम में, सबका सेंस अलग है। सिंस मतलब मंडे से लेकर अब तक। ही हैज बीन एब्सेंट ऑन मंडे थोड़ी लिखोगे, अगर ऐसा आ गया, अगर ऐसा आ गया, ये दोनों में डिफरेंस है। ही हैज बीन एब्सेंट ऑन या सिंस मंडे, और फिर मैंने लिखा he has been absent, सॉरी he was absent, सेंस देखना होगा ना, ऑन मंडे। नीचे वाला तो सही है, नीचे वाला सही है ना। he was absent on मंडे मतलब ठीक वो उसी दिन एब्सेंट था, मंडे को ही एब्सेंट था। बट यहाँ क्या बता रहा, he has been absent, has been है, परफेक्ट है, मंडे से लेकर अब तक एब्सेंट है, तो सिंस लगाना। ऑन का मतलब तो ठीक उसी दिन, सेंस देखना होगा ना। हाँ भाई देख लो लास्ट वाला, ही हैज बीन एब्सेंट, पहला वाला तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला तो इजी है। मंडे पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है तो सेंस है, सही है। एक हफ्ते से एब्सेंट है, एक हफ्ते से एब्सेंट है मतलब कोई भी हफ्ता हो सकता है, तो यहाँ पे फॉर लगा दिया। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो हफ्ता ही है, वीक है, यहाँ भी तो वीक है, और वीक मतलब एक हफ्ता ही होता है, और वीक एक हफ्ते का अंतराल है, ठीक है। एक वीक मतलब 7 दिनों का टाइम पीरियड है, और 7 दिनों के टाइम पीरियड के लिए तो हम फॉर यूज करेंगे ना, तो यहाँ तो हमने फॉर यूज किया, बट यहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निश्चित पता चल रहा है, ठीक है। एक हफ्ता में तो कोई भी हफ्ता हो सकता है, ठीक है, कोई भी हफ्ता हो सकता है, और लेकिन लास्ट वीक मतलब एकदम गुजरा हुआ वीक, लास्ट वीक मतलब जो वीक अभी गुजरा है, पिछला वीक, तो पिछला वीक तो निश्चित बता रहा है ना, तो यहाँ पे सिंस लगाना, सिंस सिंस सिंस,
ठीक है, एकदम निश्चित बता रहा है सिंस। लेकिन हाँ, अब आप बोलोगे सिंस, ठीक है, अकेला वीक होगा ना, एक हफ्ते से एब्सेंट है तो फॉर लगाना। बट पिछले एक हफ्ते से, पिछला एक हफ्ता, लास्ट वीक मतलब निश्चित बता रहा है, गुजरा हुआ हफ्ता, तो आप सिंस लगाओगे क्योंकि यहाँ निश्चित बता रहा है। तो आप यहाँ बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो गुजरा ही हुआ बता रहा है ना, सिंस लास्ट 2 वीक्स, यहाँ भी तो निश्चित बता रहा है, कौन सा हफ्ता, पिछले 2 हफ्ते से, तो यहाँ भी तो निश्चित बता रहा है, सिंस लगाने का मन करेगा। बट ये प्लूरल है, पिछला 2 हफ्ता पॉइंट नहीं हो सकता, पिछला 2 हफ्ता अंतराल, प्लूरल है, प्लूरल के साथ सिंस तो लगेगा। फॉर द लास्ट 2 वीक्स, व्हेनेवर प्लूरल के साथ तो लगेगा ही नहीं। सिंस लास्ट 1 वीक होता तो आप लगा देते सिंस लास्ट 1 वीक, बट अगर प्लूरल आ गया सिंस के साथ तो प्लूरल होगा। ओके, लिखिए, अब फिर मैं स्लाइड पे आती हूँ। एरर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहता है। एरर्स में बहुत प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके स्पॉटिंग एरर बनना शुरू होता है, और एक बार बनना शुरू होता है उसके बाद आपको इजी लगना है। तो ये मत सोचिएगा ना कि कम मेहनत में स्पॉटिंग एरर बन जाएगा। सबसे पहले तो अप्रोच सीखना है कि जब मिक्स्ड एरर आ गया तो कैसे बनाना है, और एक बार जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहता है, एक दो चीज मैं आपको पते की बात बताती हूँ। स्पॉटिंग एरर ना बट सीख लेना है कि स्पॉटिंग एरर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, मिक्स्ड एरर्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और एक बार आपको अप्रोच पता चलने लगा ना तो आपका फटाफट बनेगा कि कैसे बनाया जाता है। क्योंकि लास्ट 3-4 साल से ना ग्रामर और स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चंस बहुत इजी आ रहा है। बस आपको अप्रोच पता चलना चाहिए कि कैसे, जब सेंटेंस आता है तो कैसे पता करते हैं कि इस सेंटेंस में क्या का एरर हो सकता है, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का। ये सीख लोगे ना, ये सीखोगे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के थ्रू ही, बाकी एरर बहुत इजी आ रहा है। मैं तो उसका देख रही थी, एमटीएस का पेपर का एरर मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, सीजीएल का मीन्स तो बहुत इजी आया था। पिछले 4-5 साल में ना 2017 तक एरर्स का लेवल बहुत हाई होता था, बच्चे परेशान हो जाते थे, अब तो बड़ा इजी आ रहा है। हाँ, तो ये वाला तो चलो हो ही गया, ये तो बता दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक ईयर है तो फॉर लगाना, और सिंस 2014 है तो सिंस लगाना, लिख लिया। ये भी आपको करवा दिया, ठीक है। लास्ट वीक है, इसको लिखना नहीं, ओके, लास्ट वीक है तो सिंस लगा देना, आपने लिख लिया है। हाँ, अब आपको क्वेश्चन क्या करवाना है। अभी तो मैंने प्लूरल बताया ना, अब और भी क्वेश्चंस लिखिए। प्लूरल के साथ आप फॉर लगाना, सिंगुलर के साथ सिंस लगाना। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, सिंस या फॉर चाइल्डहुड। दूसरा, या he has been playing cricket since and for school days। थोड़ा सा कॉलेज डेज, सिंस, ये सब ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला है। दिस सिस्टम या दिस कस्टम has been in prevalence since or for ancient times।
दिस कस्टम हैज बीन इन प्रेवलेंस सिंस या फॉर टाइम इममेमोरियल। टाइम इममेमोरियल मतलब सदियों से। लिखिए इसको। नहीं नहीं, स्पॉटिंग एरर और मिक्स्ड एरर अलग अलग नहीं होता है। स्पॉटिंग एरर में भी एक टॉपिक वाइज होता है और एक मिक्स्ड होता है। एक टॉपिक वाइज होता है, स्पॉटिंग एरर भी मिक्स्ड ही एरर है। चलो आ जाओ। अब ये क्रिकेट खेल रहा है चाइल्डहुड से। चाइल्डहुड आपके लाइफ का ना, आप बोलोगे मैम चाइल्डहुड भी तो 3-4 साल का होता है, 2-3 साल 3-4 साल का चाइल्डहुड होता है, तो लंबा पीरियड है, तो आप फॉर लगा दो ना। नहीं, सिंस लगेगा, क्योंकि चाइल्डहुड आपके लाइफ का एक पॉइंट है। ठीक है, पहले आप क्या होते हो, जब आप जन्म लेते हो तो आप एक नवजात शिशु होते हो, इन्फेंट होते हो। फिर आप चलना फिरना सीखते हो तो आप टॉडलर होते हो। फिर ठीक है, फिर आपके लाइफ का एक चाइल्ड बनते हो। फिर आप टीनेजर में एडोलसेंस आते हो। ठीक है, 12-13 साल में एडोलसेंस में। फिर आप एक पॉइंट पे आके एडल्ट बनते हो। ठीक है, फिर आपका मैनहुड आता है, फिर आपका ओल्ड एज आता है। तो ये सब क्या है, नो डाउट ये सब 4-4 5-5 साल का पीरियड एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, आपके लाइफ का एक पॉइंट है, और ये पॉइंट 2 साल का, कहीं 4 साल का है, तो एक एक पॉइंट है, तो उसके लिए सेंस लगा, सेंस लगाना, सेंस लगाना। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो प्लूरल के लिए सेंस लगाने के लिए मना किया था, फॉर लगाने के लिए बोला था, तो आपने सेंस क्यों लगाया प्लूरल होने के बावजूद भी? ये बोल रहे हैं ना, ये अपने स्कूल के दिनों से क्रिकेट खेलता था, तो स्कूल का दिन भी तो आपके लाइफ का, स्कूल वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या लाइफ का एक पॉइंट था, तो उसके लिए भी वो भी तो स्कूल के दिन थे जब आप एडल्ट और ये सब पॉइंट पे थे। तो प्लूरल होते हुए भी ये एक फिक्स पॉइंट बता रहा है, सेंस लगा, सेंस। दिस कस्टम, ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, प्राचीन काल। और आप बोलोगे मैम एंशियंट टाइम्स भी तो प्लूरल है, और आपने तो प्लूरल के लिए फॉर लगाने को बोला था, बट यहाँ भी सेंस सही है, क्योंकि एंशियंट प्राचीन काल भी आपके लाइफ का एक फिक्स टाइम है। जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, पहले एंशियंट एक फिक्स्ड स्टेज है, फिर क्या है, मेडिवियल है, फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आता है। तो ये सब आपके लाइफ का एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स स्टेज है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम सिंस लगाते हैं, चाहे प्लूरल ही क्यों। और टाइम इमेमोरियल को ना, अभी तो आप सिंस लिख लो, कल भी टाइम की कमी है। ये प्रथा टाइम इमेमोरियल मतलब सदियों से चली आ रही है, अभी यहाँ पे आप सिंस लगा लो। इसको कल मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, इसके साथ फ्रॉम भी होता है। ठीक है, बस इतनी दूर रहने देखती, वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पे अभी सिंस टिक कर लीजिए, कल मुझे याद दिलाइएगा कि मैम यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके साथ सिंस और फ्रॉम दोनों होता है। ठीक है, टीनेज भूल गए? अरे वही है टीनेज, हाँ, एडोलसेंस के बाद टीनेज आते हैं, उसके बाद एडल्ट हो जाते हैं। ओके, तो एंड कर रही हूँ।